एक आदमी जिसके पास 93 रोल्स रॉय थी, जिसके फॉलोअर्स करोड़ों रुपए तो सिर्फ दान कर दिया करते थे, जिसे लोग भगवान कहते थे। और इसी आदमी के फॉलोअर्स ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक किया था। 751 लोगों को जहर दिया था। क्यों? सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए। एक फिलॉसफी प्रोफेसर जो दुनिया का सबसे विवादित आध्यात्मिक गुरु बना, जिसे 21 देशों ने अपने जमीन पर बैन कर दिया था, पांव रखने से भी मना कर दिया था, और जिसकी मौत भी उतनी ही अनसुलझा राज है जितना उसकी जिंदगी। पर उसके अपने लोग कहते हैं कि अमेरिका में उसे जेल में जहर दिया गया था, स्लो पॉइजन, जो बाद में जाके असर करता है और उनकी मौत हो जाती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जो कहता है कि ये मेरा पुनर्जन्म है, एक ऐसे इंसान की जो कहता है कि त्याग बेकार है, त्याग मत करो, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, सब कुछ करो, शराब पियो, जो मन करता है वो करो, जो वक्त से पहले सेक्स की बातें करता था और जिसको दुनिया सेक्स गुरु भी कहती है। ये कहानी है ओशो की, आचार्य रजनीश की। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं पाई। उस दौर की बात हो या आज 2025 की, लोग आज भी उसे सुनते समझते हैं। वो एक महान विचारक था या सिर्फ एक शोमैन, या आज तक भी लोग समझ नहीं पाए हैं। तो आज हम इस वीडियो में ओशो के बारे में सब कुछ जानेंगे। 20वीं सदी में जब दुनिया लॉजिक और साइंस की तरफ भाग रही थी, एक आदमी ने कुछ अलग कहा। उसने कहा, धर्म को छोड़ो लेकिन अध्यात्म को जियो। त्याग नहीं, उत्सव करो, सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, खुद को एंजॉय करो। उसने कहा, मैं एक नया मनुष्य बनाना चाहता हूं, ऐसा इंसान जो गौतम बुद्ध भी हो और जोरबाद ग्रीक भी, यानी जो आध्यात्मिक भी हो और जो पूरी जिंदगी मौत से जीता भी हो, जिसे उसने नाम दिया जोरबाद द बुद्धा। ये विचार लाखों लोगों को, खासकर पश्चिम के लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और अपनी तरफ खींच के लेकर आया। लेकिन यही विचार एक दिन एक ऐसे तूफान में बदल गया जिसने 2 महादेशों को हिला करके रख दिया। चलिए शुरू करते हैं शुरू से, एक छोटे से गांव से जहां पर उनका जन्म हुआ था। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव जिसका नाम था कुचवाड़ा में एक जैन कपड़े वाले के परिवार में, यानी कि जैन व्यापारी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है चंद्रमोहन जैन। ये बच्चा अपने 11 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। ये बच्चा अपनी नाना नानी के साथ बचपन बिताता है, जहां कोई रोक टोक नहीं थी, पूरी आजादी थी। नाना नानी उसे बड़े प्यार से पालते हैं और यही आजादी उसे बचपन से ही बागी बना देती है। बचपन से ही वो हर चीज पर सवाल उठाने लगता है, धर्म, समाज, रीति रिवाज। किसी पंडित, किसी मौलवी, किसी गुरु को भी वो बिना बहस के कभी नहीं छोड़ता था। फिर आया 21 मार्च 1953। सिर्फ 21 साल की उम्र में ओशो ने दावा किया कि जबलपुर के एक बाग में एक पेड़ के नीचे उसे एनलाइटमेंट यानी कि संबोधि प्राप्त हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो पेड़ आज भी ओशो ट्री के नाम से जाना जाता है। पढ़ाई में वो बहुत ही ज्यादा तेज था। ऑल इंडिया डिबेटिंग चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट। 1957 में उसने फिलॉसफी में एमए की और फिर जबलपुर की एक यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी का प्रोफेसर बन गया। एक ब्रिलियंट लेकिन विवादित प्रोफेसर, जिसकी क्लास इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि पूरे यूनिवर्सिटी को सिर्फ ओशो की क्लास को करवाने की वजह से सब बच्चों को एक बड़े से हॉल में शिफ्ट करना पड़ता था। लेकिन सिर्फ 9 साल पढ़ाने के बाद 1966 में उसने नौकरी छोड़ दी। अब वो पूरे भारत में घूमने लगा नया नाम के साथ, आचार्य रजनीश के नाम से। और उसने कई ऐसी बातें कही जो वक्त से बहुत ज्यादा आगे थी। उसने सबकी आलोचना की, उसने गांधी की आलोचना की, उसने सोशलिज्म को गलत बताया, उसने विवादित बयान दिए, उसने सेक्स की बातें की, कहा कि सेक्स अध्यात्म की तरफ पहला कदम है। तभी से प्रेस ने उसे नया नाम दिया जो था सेक्स गुरु। अब एक सवाल, उस जमाने में इंडिया में हजारों साधु हुआ करते थे, गुरु थे, तो आखिर ओशो में ऐसा क्या था जो उसे बाकियों से अलग बनाता था? क्यों लाखों लोग जो पढ़े लिखे थे, अमीर थे, पश्चिमी लोग थे, उसे सुनने समुंदर पार करके भारत चले आते थे? पहला, बाकी सारे गुरु जहां त्याग की बातें करते थे, मोह माया छोड़ने की बातें करते थे, संस्कार की बातें करते थे, वही ओशो इसको बिल्कुल उल्टा कहता था, भागो मत, जियो, त्याग मत करो, सेलिब्रेट करो। उसने कहा, सच्चा सन्यासी वो है जो बाजार में भी रहे और शांत भी रहे। ये एक ऐसा मैसेज था जिससे आम लोग बहुत आसानी से रिलेट करते थे और उसके फॉलोवर बन जाते थे। दूसरा और सबसे अच्छी बात ये थी कि ओशो ने ईस्ट और वेस्ट को बहुत आसानी से जोड़ दिया। उसने गौतम बुद्धा के मेडिटेशन को सिगमंड फ्रॉइड के फिलॉसफी के साथ मिला दिया। उसने कहा, इंसान को जोरबाद बुद्धा बनना चाहिए, जो आध्यात्मिक भी हो और जिंदगी को पूरी तरह आजादी से जीने वाला भी हो। 1960 और 70 के दशक में जब हजारों पश्चिमी हिप्पीज अध्यात्म की तलाश में इंडिया आ रहे थे,
थे, ओशो ने उन्हें ठीक वही दिया जो वो दरअसल ढूंढ रहे थे और जिसकी उन्हें तलाश थी। तीसरा और शायद सबसे बड़ा, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर और उसकी बेबाक आलोचना करने की ताकत। ओशो गंभीर नहीं था, वो जोक सुनाता था, हंसता था, लोगों के बीच रहता था, धर्म को पाखंड बताता था, सबकी आलोचना करता था। उसने प्रिस्ट, जितने भी गुरु थे, पॉलिटिशियंस थे, सबके बारे में खुल करके कहा। वो किसी चीज से डरता नहीं था और धर्म को जिंदा रखने की बातें नहीं करता था। कहता था त्याग मत करो, जियो। उस दौर में सेक्स की बातें, जब सेक्स इतना टैबू हुआ करता था, कोई खुलकर करने वाला इंसान जब सामने आए तो लोग जाहिर तौर पर उसकी ओर खींचे चले आएंगे। ओशो की बात, अगर आपने ओशो को कभी पढ़ा या सुना हो, आप आंख बंद करके भी, भले आप ओशो के विचारक ना भी हो, फिर भी अगर आप ओशो की आवाज सुनोगे तो आप उसकी आवाज की तरफ खींचे चले आओगे। कुछ ऐसा मैग्नेटिक पर्सनालिटी था ओशो का, और शायद यही ओशो को बाकियों से अलग बनाता था। किसी महिला के 8 बच्चे थे। जब भी कोई बच्चा किसी वजह से रोता तो वह उसे मनाते हुए कहती, देखो बेटा, गलती करके रोते नहीं। एक दिन बच्चों की शरारत से तंग आके वह रोने लगी और कहने लगी, ऐसे बच्चों से तो बगैर बच्चों के अच्छे थे। तभी उसकी छोटी पुत्री उसे मनाते हुए बोली, देखो मम्मी, गलती कल के लोते नहीं। वो पहला ऐसा गुरु था जो कहता था कि मुझे फॉलो मत करो, मुझ पर विश्वास मत करो, जबकि सारे लोग कहते थे कि मेरे फॉलोवर्स बनो, मेरे साथ आओ। और यही विरोधाभास उसकी चुंबकीय पर्सनालिटी को और अलग बनाता था, जिसकी वजह से लोग ओशो को फॉलो करते थे और उसकी ओर खींचे चले आते थे। अब आया 1974 का वो समय जब रजनीश ने पुणे के कोरेगांव पार्क में एक अपना आश्रम बनाया, और इसी आश्रम ने उसे विश्व भर में काफी ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई। उसने अपने फॉलोअर्स को नियो सन्यासी कहना शुरू किया, यानी कि नए सन्यासी जो दुनिया को त्यागते नहीं बल्कि उसे एंजॉय करते हैं। मरून कपड़े, गले में उसकी फोटो वाली माला, और उसने एक नई मेडिटेशन थेरेपी भी बनाई। इस मेडिटेशन को कहा जाता था डायनेमिक मेडिटेशन। सुबह 6 बजे लोग तेजी से सांस लेते, चीखते, चिल्लाते, कूदते, खुलकर हंसते, गाते और फिर शांत हो जाते हैं। उसका कहना था आज के तनाव भरे इंसान के लिए पुरानी शांति भरी मेडिटेशन काफी नहीं है, पहले अंदर के पागलपन को बाहर निकालो, फिर शांत हो जाओ। अब ओशो सिर्फ एक गुरु नहीं था, एक असाधारण व्यक्तित्व और विचारधारा का मालिक था। उसने कभी कोई किताब खुद नहीं लिखी, लेकिन उसके जो प्रचारक थे उन्होंने 650 से ज्यादा किताबें लिखी, जो केवल और केवल ओशो के विचारधारा पर थी, जो वो बातें अपनी पब्लिक मीटिंग में बोला करता था। ओशो की खुद की एक पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा किताबें थी। ओशो की किताबें आज भी इंडिया की संसद की लाइब्रेरी में रखी गई। ओशो के बारे में एक बात कहते हैं कि वो सिर्फ खाना खाता, लोगों से मिलता, बातें करता और किताबें पढ़ता। वो खाना खाने के बाद सारा समय किताबें पढ़ने में बिताता था। उसको किताबें पढ़ने का इतना ज्यादा शौक था। वो कभी बुद्धिज्म पर बोलता, कभी जीसस पर बोलता, कभी कृष्ण पर बोलता, कभी तंत्र पर बोलता, कभी ज़ेन पर बोलता। वो हर धर्म को अपने तरीके से टारगेट करता, समझता, सुलझाता और अपनी बातों को रखता। उसके विचार गहरे थे, जोक्स भरे थे और हर आम इंसानों से बहुत आसानी से कनेक्ट कर लेता था। उसकी खुद ही की बातों में बहुत ज्यादा विरोध, कॉन्ट्रडिक्शन से भरे होते थे और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खासियत भी थी। लेकिन पुणे की आश्रम वाली दुनिया, जिसे लोग ईस्ट का इस्लाम भी कहते थे, विवादों से घिर गया। उसकी फ्री लव और खुली सेक्सुअलिटी वाली बातें कंजर्वेटिव इंडिया को हजम नहीं हुई और 1980s में एक हिंदू कट्टरपंथी ने उसके इस पूरे प्रवचन के दौरान उस पर हमला किया। ओशो पर हमला किया गया, जिसके बाद माहौल काफी गर्म हो गया और ओशो ने भारत छोड़ने का फैसला किया और अमेरिका जाने का फैसला किया। अमेरिका में ओशो ने अपनी एक नई जिंदगी, नई दुनिया बसाने की सोची। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, आखिर एक आध्यात्मिक गुरु को खुद का शहर, खुद की दुनिया क्यों चाहिए? अब इसके पीछे भी 3 कारण थे। पहला, पुणे का आश्रम छोटा पड़ गया था, दुनिया भर से लोग वहां इकट्ठे होते थे, जिसकी वजह से जगह कम पड़ गई थी। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने अब ओशो का फ्री टैक्स कैंसिल कर दिया था और लाखों का टैक्स बिल जो है वो ओशो पर ठोक दिया गया था। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, ओशो ने एक सपना देखा था, एक ऐसी जगह, एक ऐसी दुनिया जहां उसके विचार बिना किसी रोक टोक के फल फूल सके, एक ऐसा समाज जो देश, धर्म और परंपराओं की सीमाओं से बिल्कुल आजाद हो, जहां उसके नए मनुष्य को सच में जन्म लेने का मौका मिले और वो अपनी आज़ादी से जिंदगी जी सके। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां लोग साथ में रहें, साथ में काम करें, साथ में मेडिटेट करें, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी बंधन के आराम से साथ जी सकें। और इसके लिए आखिर ओशो ने जगह चुना अमेरिका का। साल था 1981, ओशो अमेरिका पहुंच गया। उसके फॉलोअर्स ने ओरेगन के रेगिस्तान में
6400 एकड़ का बंजर जमीन खरीदा, बिग मडी रंच। और उसके बाद जो हुआ वो किसी करिश्मा से कम नहीं था। उसके फॉलोअर्स ने उस पूरे बंजर जमीन को अपने हाथों से हरा भरा किया, वहां पर शहर बसाए गए, वहां लोग रहना शुरू किए। उस पूरे गांव, उस पूरे इलाके का नाम रखा गया रजनीशपुरम, जिसे उन्होंने भगवान के लिए एक तोहफा कहा। जी हाँ, बिल्कुल, ओशो के फॉलोअर्स ओशो को भगवान मानते थे। ये एक करिश्मा था। रेगिस्तान बंजर जमीन में सड़कें बनी, वहां लोग रहने लगे, डैम बना, बस स्टॉप बना, पुलिस फोर्स बनी, 2500 से ज्यादा लोग साथ रहने लगे और यहाँ तक कि फेस्टिवल्स में 15,000 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। ये पूरी एक आध्यात्मिक कमीन बन गई और ये सब कुछ ओशो के फॉलोअर्स ने दान किया था। लेकिन यहाँ एक अजीब विरोधाभास था। फॉलोअर्स जहाँ सब कुछ ओशो को दान कर दिया करते थे, सादगी भरी जिंदगी जीते थे, वहीं ओशो लग्जरी में जीता था। उसके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 93 रोल्स रॉय कार थी। फॉलोअर्स हर सुबह उसकी कारों के लाइन के सामने खड़े होकर ड्राइव बाय दर्शन का इंतजार किया करते थे ओशो जब अपनी कार से निकलता था। ओशो का स्टेटमेंट था कि मैं लोगों को उनके मटेरियलिस्टिक जीवन के प्रति लगाव का जो मोह है उसको छोड़ने पे मजबूर कर रहा हूँ, उनको छोड़ने देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ओशो के आलोचक इसे एक बहुत चालाक शोमैन कहा करते थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है जब कहानी में एंट्री होती है एक औरत की। ये औरत थी ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी, जिसकी एंट्री कहानी में पुणे में ही हुई थी, जो एक फॉलोअर बन के आई थी, बाद में ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। और इसके बाद अब असली ताकत ओशो के हाथ में नहीं थी, बल्कि वो सब जितना भी ताकत था वो इस महिला के हाथ में चली गई थी और ओशो ज्यादातर मौन रहा करते थे। उस महिला का नाम था माँ आनंदशीला, ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी और रजनीशपुरम की असली मालकिन। लोग उसे बहुत तेज, तर्रार, आक्रामक और बेशर्म औरत कहा करते थे। वो टीवी पर खुलकर खुल्लम खुल्ला अपने विरोधियों को गाली दिया करती थी, खुलकर बातें रखती थी और जब ओशो मौन हो गया था तो पूरा कम्यून शीला के हाथ में चला गया था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रजनीशपुरम के आसपास के लोकल अमेरिकन्स को इस कम्यून से नाराजगी थी। बिल्डिंग्स परमिट्स रोक लगा दिए गए, लोकल लोगों में लड़ाइयां शुरू हो गई, लीगल लड़ाइयां होने लगी और शीला को अब लगा कि कहीं ना कहीं ये कम्यून को बचाना पड़ेगा और उसने एक बेहद खतरनाक रास्ता निकाला। शीला को इलेक्शन जीतना था, लोकल गवर्नमेंट पे कब्जा करना था, जो कि आसान नहीं था और ये करने के लिए उसने एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया। नवंबर 1984 में वास्को कंट्री के इलेक्शन थे। शीला की टीम डर गई कि वो इस इलेक्शन को आसानी से जीत नहीं पाएंगे, वो हार जाएंगे। तो उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़ा कर देता है। उसने सोचा अगर विरोधी वोट डालने ही नहीं जा पाए तो शीला और उसकी साथी मां पूजा आनंद ने मिलकर एक कंपनी से सैल्मोनेलिया बैक्टीरिया मंगवाया और कम्यून के अंदर ही उसे कल्टीवेट किया एक लैब बनाकर। और सितंबर 1984 में उन्होंने द डलेस शहर के 10 रेस्टोरेंट्स के सैलेड के बार्स में जो है इस बैक्टीरिया को मिला दिया। नतीजा 751 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, 45 लोगों को तो हॉस्पिटल तक में भर्ती करना पड़ा। शुक्र इस बात की थी कि किसी की मौत नहीं हुई। अमेरिका के इतिहास का यह सबसे पहला और सबसे खतरनाक बायो टेरर अटैक साबित हुआ। शुरुआत में हेल्थ ऑफिशियल्स को लगा सिर्फ गंदगी में फैला इन्फेक्शन है, लेकिन सच कुछ और था और वो सच जल्द ही पूरी दुनिया के सामने आने वाला था। 1985 में कम्यून के अंदर ही लड़ाई छिड़ गई। शीला और उसके 15-20 साथी अचानक से रजनीशपुरम छोड़ करके यूरोप भाग गए और तब ओशो ने अपने सालों का मौन तोड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और खुद शीला पर इल्जाम लगाया। उसने बताया कि किस तरीके से शीला ने बायो टेरर अटैक किया, सारी हत्या, सारी साजिशों का पर्दाफाश किया और वो भी उसकी जानकारी के बिना। ओशो ने खुद FBI को कम्यून के अंदर जांच करने की परमिशन दी, बुलाया। अक्टूबर 1985 में 50 इन्वेस्टिगेटर्स ने रजनीशपुरम पर रेड मारी। उन्हें मिली एक छुपी हुई लैब जहां पर बैक्टीरियाज आज भी थे। 2000 से ज्यादा फोन टैपिंग के बाद ये सच सामने आया कि यूएस के जो अटॉर्नी थे उनके चार्ल्स, वो उनकी हत्या की भी प्लानिंग किया कर रहे थे। ये ओरेगॉन के इतिहास की सबसे बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी। और खुद ओशो जब 27 अक्टूबर 1985 को अपना कम्यून छोड़कर रजनीशपुरम छोड़ करके जा रहे थे तो नॉर्थ कैरोलिना में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इमिग्रेशन कानून तोड़ने के सिवा 35 और इल्जाम उन पर लगाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने एक प्ली डील की, 2 इल्जाम माने, $40,000 का जुर्माना भरा। उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी और उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। 5 साल के लिए वापस लौटने तक पर भी रोक लगा दिया गया। इस दौरान उन्हें 12 दिन जेल में भी बिताना पड़ा। कहा जाता है कि इन 12 दिनों के दरमियान उनको स्लो पॉइजन दिया गया था, जिसकी वजह से भारत लौटने के बाद ओशो की बाद में मौत हो गई थी। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं, ये केवल इल्जाम है। बाद में शीला को जर्मनी से गिरफ्तार करके लाया गया था
उसे अटेम्प्ट टू मर्डर समेत कई और इल्जाम में सजा भी हुई थी। लेकिन सिर्फ 29 महीने के जेल के बाद वो अपने गुड बिहेवियर की वजह से छूट गई। खुद ओशो पर बायो टेरर अटैक का कभी कोई मुकदमा नहीं चला क्योंकि इसका कभी कोई सबूत मिला ही नहीं। डिपोर्ट होने के बाद ओशो ने वर्ल्ड टूर करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। 21 देशों ने उसे अपनी जमीन पर पांव रखने से भी बैन कर दिया था। ग्रीस पुलिस ने उसे बंदूक की नोक पर गिरफ्तार करके वापस से डिपोर्ट कर दिया। एक करके हर देश ने दरवाजा बंद कर दिया था। आखिरकार थकार कर 1987 में वो वापस पुणे के अपने उसी आश्रम में लौट गया जहां से ओशो की जिंदगी की शुरुआत हुई थी। 1989 में उसने भगवान रजनीश का जो नाम उसे दिया गया था वो भी छोड़ दिया और एक नया नाम अपनाया, और ये नया नाम था ओशो, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, जो ओशियंस के एक्सपीरियंस से आया था, ओशियनिक एक्सपीरियंस से आया था। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी और 19 जनवरी 1990 के शाम 5 बजे पुणे के आश्रम में ही ओशो ने अपना शरीर छोड़ दिया, यानी कि उनकी मौत हो गई। उम्र थी सिर्फ 58 साल। ऑफिशियल वजह बताई गई हार्ट अटैक, लेकिन ओशो के फॉलोअर्स कहते हैं कि 12 दिन के दरमियान जब उनको अमेरिका के जेल में रखा गया था तो वहां पर उनको स्लो पॉइजन दिया गया था, जिस स्लो पॉइजन का असर बाद में हुआ, जो धीरे धीरे उनका हेल्थ खराब होने लगा, और स्लो पॉइजन का असर बाद में इंडिया में आकर पुणे के उस समय हुआ जब उनकी मौत हुई थी। कम्यून का बयान सामने आया है जिसमें कम्यून ने कहा, शरीर में रहना अब नर्क बन गया था, इसीलिए शरीर त्याग रहा हूँ। ओशो की मौत आज तक सिर्फ एक राज बना हुआ है। ओशो की समाधि पे लिखा है, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, only visited this planet Earth between December 11, 1931 and January 19, 1990। तो आखिर में ओशो कौन था? एक सिर्फ विचारक जिसने लोगों को खुलकर सोचना सिखाया, या एक चालाक शोमैन जिसने लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया? सच्चाई चाहे जो भी हो, आज साल 2026 है, ओशो को मरे हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग ओशो को उतने ही शौक से पढ़ते, सुनते और समझते हैं। आज भी ओशो को मानने वाले, उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले हजारों लोग हैं। ओशो की कई किताबें हैं जो चर्चा में रहती है, संसद में भी ओशो की किताबें, हर लाइब्रेरी में आपको ओशो की किताबें मिल जाएंगी, और आज भी आपको हर जगह ओशो का जिक्र मिलेगा। यही वजह है कि शायद 2026 में बैठकर मैं वीडियो बना रही हूँ, और आप ओशो को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप उतना ज़्यादा ही अंदर उनके आइडियोलॉजी में घुसते और उनके थॉट्स में घुसते चले जाएंगे। आज 1960 में जो इंसान जो बातें बोल कर गया, वो 2026 में भी लोग खुलकर नहीं बोल सकते। सेक्स की बातें जो ओशो ने की है, या जिंदगी को त्यागने की ना बात की है, सेलिब्रेट करने की बात की है, ये सब बातें आज भी सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं और लोग आज भी उन बिलीफ को मानते हैं। तो ये वीडियो था ओशो की जिंदगी पर, उनके बिलीव्स पर। हालांकि ओशो की कोई बायोग्राफी नहीं, ओशो खुद कहते हैं कि मैं किसी बायोग्राफी में नहीं मानता, मैं किसी बिलीफ में नहीं मानता, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी ओशो के बारे में थी मैंने छोटे से वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश। इसके अलावा भी ओशो का कोई थॉट या कोई बात आपको हमारे साथ शेयर करना है तो प्लीज कमेंट खुला है, आप जरूर बताइए। आपको वीडियो कैसी लगी आप ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आपने ओशो को पढ़ा है, और पढ़ा है तो आपको ओशो कैसे लगते हैं, कि आप उनके विचार से, उनके बातों से इत्तेफाक रखते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं, आपको देखने को मिले। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।